हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लूसेंट इतिहास और ये हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। या आप सिंधु घाटी सभ्यता बोलें या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलें, दोनों एक ही है। और सबसे पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले स्थल जो मिले थे वो हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर कांसे का ज़्यादा प्रयोग होता था। कांसा किससे बना होता है? तांबा और टीन से बना होता है। और इस टाइम पीरियड में कांसे की खोज हुई थी, क्योंकि कांसे से बने हुए जो औजार थे वो हमें यहाँ पर मिले थे, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थान पर खोजे गए सबसे पहले स्थल थे। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में कांसे की खोज हुई थी। और ये भी याद रखिए, कांसा किससे बना होता है? तांबा और टीन से कांस्य बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखिए, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं। और कब की थी? 1921 में। तो सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की, और जिन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह है जिसको बोला जाता है मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी जो ज़िला है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा नामक स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो मोंटगोमरी नामक स्थान है। और मोंटगोमरी जो ज़िला है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में या फिर बोलें कि सिंधु सभ्यता में जो खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं, उनसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जब वहाँ पर खुदाई चल रही थी, तो खुदाई में जो प्राप्त अवशेष हैं वहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। वे दो नगर वहाँ पर मिले थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता जो हैं वो हैं राखलदास बनर्जी। कौन है? राखलदास बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और याद रखिए, मोहनजोदड़ो जो है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मृतकों का टीला इसको सिंधी भाषा में कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते थे। ठीक है। और किसने खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में पड़ता है, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखलदास बनर्जी 1922 में इसकी खोज की, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला सिंधी भाषा में इसको कहा जाता है। याद रखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु घाटी नदी के तट पर पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता
नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या फिर बोलें सैंधव सभ्यता, इसको सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं। यहाँ जो भी स्थल मिले उसमें से केवल 6 को ही बड़े नगरों का दर्जा दिया गया। लेकिन एक और है इसमें, 7वां, तो 7वां हो जाएगा इसमें लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। इसको लिख लीजिएगा, 7वां इसमें लोथल हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट है मोहनजोदड़ो, सेकंड है हड़प्पा, थर्ड गढ़वारीवाला और फोर्थ है धोलावीरा, फिफ्थ है राखीगढ़ी और 6 हो जाएगा कालीबंगन और 7 जो हमने बताए हैं 7वां हो जाएगा आपका लोथल। तो ये 6 यानी ये 7 बड़े नगर थे जिनको यहाँ पर खोजा गया और इनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, यानी कि द्रविड़ शैली होती है और भूमध्य सागरीय जो है इनके निवासी कहलाए। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहाँ कहाँ पर थे? लोथल में और सुतकोतदा में। याद रखिए, लोथल और सुतकोतदा। जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह की बात आती है तो आपको 2 नाम याद आने चाहिए, एक तो लोथल है, दूसरा है सुतकोतदा। सिंधुवासी जो है वो मिठाई में क्या खाना पसंद करते थे? तो उनकी जो मिठाई होती थी वो शहद होता था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। सिंधुवासी जो है वो मिठाई में क्या खाते थे? तो मिठाई में वो शहद खाते थे। सभ्यता की मुख्य फसल, जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल है तो वो आप याद रखेंगे, गेहूँ और जौ। क्या है? गेहूँ और जौ है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्वतंत्रता में खोजा गया पहला नगर रोपड़ है। क्या है? रोपड़, जिसको वर्तमान में रूपनगर बोला जाता है। ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे पड़ता है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले वो गुजरात में मिले। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिले? गुजरात में। तो याद रखिए, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर रोपड़ है, जो पंजाब के सतलज नदी के किनारे पड़ता है और वर्तमान में इसको रूपनगर बोला जाता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल जो मिले थे वो गुजरात में मिले थे और जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें का प्रयोग करने के साक्ष्य कहाँ पर मिले? ये क्वेश्चन आ जाता है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार जो ईंटें थी उनका प्रयोग होता था, ये साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो ये साक्ष्य मिले हमें कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से। याद रखिए, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? ये त्रिभुजाकार थी। कैसी आकृति थी? इसको जरूर याद रखिएगा। सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी आकृति त्रिभुजाकार मानी जाती है। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जिसको अन्नागार बोला जाता है। जहाँ पर ये खाने का सामान यानी कि अपना जो अन्न भंडार है वहाँ पर रखते थे, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और ये सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसको अन्नागार बोला जाता है। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? मेसोपोटामिया सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया? तो उसको कहा जाता था मेलुहा। क्या कहा जाता था? मेलुहा, क्योंकि मेलुहा शब्द का अर्थ ही सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता इराक देश की सभ्यता है और यह सभ्यता दलजा और फरात नदी के किनारे थी। कहाँ पर? दलजा और फरात नदी। तो दोनों नदियों का नाम याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक इराक देश की सभ्यता है और यह सभ्यता दलजा और फरात नदी के किनारे स्थित थी। इन दोनों नदियों के मुहाने पर एक शहर भी था। इन दोनों नदियों के मुहाने पर एक शहर था जिसका नाम था बसरा। क्या नाम था? बसरा नाम था। और इसको ज़रूर याद रखिएगा कि दजला और फरात नदी को वर्तमान में टिग्रिस और यूफ्रेटिस कहा जाता है। ठीक है, यूफ्रेटिस और टिग्री। दलजला को टिग्रिस और फरात नदी को यूफ्रेटिस बोला जाता है। कौन सा ऐसा शहर था जिसमें दरवाज़ा और खिड़की आगे की ओर खुलते थे, यानी कि जो सड़क थी उसकी ओर खुलते थे? तो याद रखिए, लोथल। लोथल ऐसा शहर था जिसमें दरवाज़ा और खिड़की आगे की तरफ खुलते थे, वरना सभी में जो दरवाज़ा और खिड़की थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। तो गुजरात में और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है क्या? लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन है? लोथल है और ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। और यही ऐसा शहर था जिसमें खिड़की और दरवाजे आगे की ओर खुलते थे।
अब याद रखिएगा, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से मिली। 3 मुख वाला जो देवता है जिसको पशुपति नाथ कहा गया, वो कहाँ से मिली थी, तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली और उसको पशुपति नाथ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। नर्तकी यानी कि जो नाचती हुई महिला, उसकी मूर्ति कहाँ पर मिली थी, तो वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली थी वो किसकी थी, वो कांस्य की मूर्ति थी। ठीक है। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। क्या थी? भावचित्रात्मक। याद रखिएगा, भावचित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कहलाई। और इस लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर पढ़ा जाता था। दाईं ओर से बाईं ओर इस लिपि को पढ़ा जाता था, जो कि भावचित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बनी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घरों और नगरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब नगर और घरों को बनाते थे तो वो ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। तो इस पद्धति को जरूर याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर और घर बने हुए थे वो किस पद्धति के अनुसार बने हुए थे, तो वो बने हुए थे ग्रिड पद्धति के अनुसार। धान की खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है लोथल और रंगपुरा शहर से। लोथल और रंगपुरा शहर से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है, क्योंकि लोथल और रंगपुरा में क्या मिले थे? चावल का ढेर मिला था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या साधन उपयोग करते थे? जो सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सवारी के लिए, यातायात के लिए क्या साधन उपयोग करते थे? तो 2 पहियों का या फिर 4 पहियों वाली बैल भैंसा गाड़ी। ठीक है। 2 पहियों की या फिर 4 पहियों वाली जो भैंसा गाड़ी थी उसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा पिग्गट ने। इसको जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा मतलब किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी से संबोधित किया? तो जुड़वा राजधानी जिसने कहा है उसका नाम है पिग्गट। ओके। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, इसलिए इसे मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मातृ सत्तात्मक सभ्यता, इसका मतलब ये है कि उसमें मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, इसलिए उसको मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ बहुत अधिक मिली, इसलिए इसको मातृ सत्तात्मक कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख ऐसे भौगोलिक स्थल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे उत्तर में मांदा, और मांदा कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, मांदा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। और हिंडन नदी की सहायक नदी किसको माना जाता है? यमुना नदी। तो हिंडन नदी की सहायक नदी यमुना नदी को माना जाता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पड़ता है सुतकांगेडोर। क्या पड़ता है? सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है, जो कि बलूचिस्तान में है। और यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से प्राकृतिक चट्टान स्थान मिले। ठीक है। प्राकृतिक चट्टान स्थल जो थे वो हमें सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे मिले थे, जो कि पश्चिम में थे। अब बात करते हैं दक्षिणी स्थल। दक्षिणी स्थल में हमें मिला दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? तो यह है प्रवरा नदी के किनारे। तो दैमाबाद को याद रखिए, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो प्रवरा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि दैमाबाद से हमें क्या मिले थे? दैमाबाद से तांबे का रथ मिला था। दैमाबाद से क्या मिला था? तांबे का
रथ मिला था। नेक्स्ट में अब यहाँ पर आप देखिएगा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य हमें कहाँ मिले। जो वृक्ष पूजा होती थी और शिव पूजा होती थी उसके प्रचलन के साक्ष्य हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। सैंधववासी कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? जो सैंधववासी हैं वो कैसे वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो उनके वस्त्र सूती और ऊनी वस्त्र होते थे। सूती और ऊनी वस्त्र सैंधववासी प्रयोग में लाते थे। एक बात और याद रखिएगा कि जो तलवार होती है उससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि उसको नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक एक स्थल दिया गया है, उनकी खोज है, कहाँ पर क्या मिला और ये कहाँ पर स्थित है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज हुई थी 1921 में, जिसका नाम है दयाराम साहनी। ठीक है, तो जिसका पूरा नाम अगर बोले तो राय बहादुर दयाराम साहनी है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला, जो कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत में है। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन का अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। क्या मतलब है? काली चूड़ियाँ। इसका याद रखिएगा, इसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कालीबंगन का अर्थ क्या है। तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। अब यहाँ पर ये बताया गया कि ये कालीबंगन जो है वो पड़ता कहाँ पर है। तो याद रखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में और घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगन शहर पड़ता है। ये जो प्रमुख स्थल है कालीबंगन, ये कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ ज़िले में। और हनुमानगढ़ जिला पड़ता है आपका राजस्थान में। कालीबंगन की खोज 1953 में हुई थी और इसके खोजकर्ता थे बीबी लाल एवं बीके थापर। बीबी लाल एवं बीके थापर कालीबंगन की स्थल के खोजकर्ता हैं। नोट पॉइंट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिए। जैसे हड़प्पा को सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है और इसे ऋग्वेद में हरियूपिया कहा जाता है। तो हरियूपिया ऋग्वेद में किसको कहा जाता है? हड़प्पा को। और हड़प्पा ही सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा में क्या क्या मिला ये भी आप जान लीजिएगा। तो देखिए R37 कब्रिस्तान, श्रमिक आवास और कांसे की गाड़ी मिली, शीशा मिला, बैलगाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा का चित्र और मछुआरे का चित्र यहाँ पर मिले थे। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? हरियूपिया कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से ये श्रमिक आवास, कांसे की गाड़ी, शीशा, बैलगाड़ी और मछुआरे का चित्र और स्त्री के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र भी हमें वहाँ से मिला था। नेक्स्ट में बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही आप पहले याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। और इसके खोज करता है राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी इसके खोज करता हैं, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये पड़ता कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान लरकाना ज़िले में। पाकिस्तान लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो पड़ता है। और पहला सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता है। ठीक, सिंधु सभ्यता में ये पहला बड़ा स्थल है जिसको मोहनजोदड़ो नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था? देखिए मलेरिया के साक्ष्य, नाव का चित्र, कांसे की नृत्य का मूर्ति, पुरोहितों का आवास और विशाल स्नानागार, यानी कि बड़े बड़े स्नानागार वहाँ पर मिले थे। और सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। नेक्स्ट 4th नंबर पे स्थल आता है कोट दीजी। कोट दीजी की खोज 1953 में फजल अहमद द्वारा की गई थी। फजल अहमद द्वारा। और ये सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान और ईंटें और चूल्हे यहाँ पर प्राप्त हुए। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है चन्हुदड़ो। देखिए चन्हुदड़ो की खोज जो है 1931 में गोपाल मजूमदार
और अर्नेस्ट मैके, इन दोनों को इसके खोजकर्ता माना जाता है। और ये सिंधु नदी के किनारे है जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ से क्या क्या मिला था? मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र मिला था और श्रृंगार करने का सामान हमें चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट में बात करते हैं लोथल। लोथल को हमने बताया था इसकी खोज हुई थी 1955 से 1962 के बीच इसको माना जाता है, जिसके खोज करता है रंगनाथ राव। यहाँ जो इसका लोकेशन है, जो लोथल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भोगवा नदी, भारत, गुजरात में, ठीक है, जो कि अहमदाबाद ज़िले में है। तो याद रखिएगा, भोगवा नदी जो कि अहमदाबाद ज़िले में है, और अहमदाबाद ज़िला कहाँ पर पड़ता है? गुजरात। और गुजरात कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं, भारत में है। लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि लघु हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो लघु हड़प्पा के नाम से लोथल को जाना जाता है। और यहाँ 3 युग्म समाधि भी मिली थी, इसको ज़रूर याद रखिए। 3 युग्म समाधि कहाँ पर मिली? तो याद रखिएगा, लोथल में 3 युग्म समाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धोलावीरा कच्छ ज़िले में है, और कच्छ ज़िला आपका गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। और धोलावीरा का अर्थ आप ज़रूर याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है सफ़ेद कुआं। क्या मतलब होता है? सफ़ेद कुआं। धोलावीरा कहाँ पर है? कच्छ ज़िला गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला था? व्यवस्थित नगर मिले थे, सुव्यवस्थित नालियाँ भी मिली थी। धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया? तो धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 2021 में शामिल किया था। इसको याद रखिएगा, इस वर्ष को, कि धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में 2021 में शामिल किया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कालीबंगन से। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का अर्थ हमने अभी बताया, काली चूड़ियाँ। दूसरा है खोज किसने की थी? बीबी लाल और अमलानंद घोष ने, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये पड़ता है हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान में है, और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। तो घग्गर नदी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिला पड़ता है राजस्थान में, जहाँ पर कालीबंगन स्थल प्राप्त हुआ। कालीबंगन से क्या क्या मिला था? जुते हुए खेत मिले थे, नक्काशीदार ईंटें मिली थी, और यहाँ पर अग्निकुंड बने हुए मिले थे। रोपड़ का नाम रूपनगर है, जो कि आधुनिक में है, ठीक है। तो एक स्थल आता है रोपड़, जिसका नाम अब माना जाता है रूपनगर। इसकी खोज बीबी लाल 1950 में की थी। और कहाँ है ये? सतलज नदी के किनारे है, और सतलज नदी पंजाब का रोपड़ ज़िले में पड़ती है। यहाँ से क्या मिला था? तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते का एक चित्र भी मिला था। नोट पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो पहला नगर था वो रोपड़ ही है, और भारत का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, और राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि आपने अभी देखा। राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने 1969 में की थी, और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। और घग्गर नदी की बात अभी हमने की कि ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ से मिला क्या था? तो क्या मिला था यहाँ पर? ताम्र उपकरण, यानी कि तांबे के उपकरण यहाँ पर मिले थे। तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, तांबे के उपकरण यहाँ से मिले थे। तो राखीगढ़ी से मिला था ताम्र उपकरण। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि शव को कहाँ पर दफनाया जाता था? तो ये हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था, वहाँ पर मरने वालों के शव जलाए नहीं जाते थे। तो इसको याद रखिएगा। सिंधु घाटी के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि किस जगह पर, सिंधु घाटी के किस स्थल पर शवों को जलाया नहीं जाता था, बल्कि उनको दफनाया जाता था। तो नाम याद रखिएगा, हड़प्पा है। सेकंड पॉइंट है
शव को कहाँ जलाया जाता था? तो एक ऐसा भी स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की तरह शव को दफनाया नहीं बल्कि जलाया जाता था। तो ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पर शवों को जलाना नहीं मान्य था, वहाँ पर उसको दफनाया जाता था? तो वो है हड़प्पा। और शव को दफनाने की बजाय जलाया जाता था तो वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि यहाँ पर शवों को दफनाया नहीं जाता था। मुख्य फसल सिंधु घाटी सभ्यता की आप सभी जानते हैं, गेहूं और जौ है। मिठाई क्या थी? मिठाई है शहद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई में शहद को खाना पसंद करते थे। आग की पकी मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था? आग के पकी मिट्टी को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेराकोटा बोलते थे। क्या बोलते थे? टेराकोटा। सिंधु घाटी के विदेशी व्यापार, कुछ यहाँ पर सिंधु काल के विदेशी व्यापार यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, तांबे का व्यापार जब होता था तो तांबे का व्यापार कहाँ कहाँ होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी का व्यापार अफ़गानिस्तान और ईरान में। सोने का व्यापार कर्नाटक, अफ़गानिस्तान, ईरान। टीन का व्यापार होता था अफ़गानिस्तान और ईरान में। गोमेद का व्यापार सौराष्ट्र, जो वर्तमान में गुजरात के नाम से जाना जाता है। लाजवर्द जो आपने देखा, लाजवर्द जो है आपने सुना होगा, वो कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। और सीसा कहाँ पर व्यापार होता था? सीसे का व्यापार होता था ईरान में। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट की। आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 होगा, वैदिक सभ्यता। तो लास्ट वीडियो हमने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था और सिंधु घाटी सभ्यता को एक बार फिर से हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर कंप्लीट है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक सभ्यता को हम देखने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।